हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है एंड आई वेलकम यू टू एग्जाम्स ओरिजिनल। यहाँ पे आज हम डील कर रहे हैं वो है यूनिट 7 साइंस एंड टेक के बारे में। यूनिट 7 साइंस एंड टेक का पहला लेक्चर हमने काफी अच्छे से कंप्लीट किया था, जिसमें हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ा था और उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। और इस लेक्चर का नाम है मोशन। मैं पूरा बेसिक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस एंड टेक का, और उसमें दिक्कत क्या होती है कि बहुत सारी फैकल्टीज इधर उधर से मटेरियल जुगाड़ के बाकी का पार्ट तो करा लेती है, बट जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस कंसेप्चुअल पार्ट है वो एक साइंस का स्टूडेंट शायद आपको बेटर तरीके से करा पाए। इसके अलावा हम क्या क्या डिस्कस करेंगे हमने लेक्चर 1 में देखा। क्या कहां से चीजें कवर अप करेंगे वो हमने देखा। एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटीज, जो भी चीजें पॉसिबल है वो हम सब कवर करने वाले हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग लेक्चर होगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2, फ्रॉम मोशन। मेरा नाम है प्रखर श्रीवास्तव। मैंने अपनी पढ़ाई जेईसी जबलपुर से पूरी की है, जिसके बाद मैंने ऑल इंडिया रैंक थर्ड सिक्योर किया था। ऑल इंडिया रैंक थर्ड सिक्योर किया था और उसके बाद मैंने आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया था और फाइनली जो मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की है वो निटी मुंबई, या फिर इसका नया नाम है आईआईएम मुंबई, इससे पूरी की है। ठीक है, तो मेरे पास ग्रेजुएट डिग्रीज तो खैर काफी सारी है, बट हाँ, जो मेरा पैशन है ना वो जॉब करने से ज्यादा पढ़ाना था और इसीलिए मैं आपके सामने आज बैठा हूं। ये सिर्फ इकलौता कोर्स नहीं है, हमारे पास प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, यूनिट 9 के लेक्चर्स मौजूद हैं। फुल कोर्स हम बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाले हैं एमपीपीएससी 2020 के लिए, बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा। ये कुछ ऐसी सीरीज है जो शायद आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। यहाँ क्वालिटी होगी, क्वांटिटी होगी, क्रिएटिविटी होगी। आपको क्रिएटिव वीडियोस मिलेगी जिससे आपको वीडियोस समझने में हेल्प मिलेगी। आप एक काम करिएगा, हमारे फ्री टेस्ट देके देखिएगा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या क्वालिटी का लेवल है। उसमें हम क्वेश्चंस बहुत अच्छे से डिजाइन करते हैं, रिवीजन हो जाए ऐसे डिजाइन करते हैं, सोल्यूशन दिया जाता है आपको, और क्लासिक क्वेश्चंस होते हैं कि आपको दिमाग लगाना पड़े। आप 20-25 मिनट में पूरा पेपर तुक्का मार के नहीं कर सकते, जैसे कि बहुत सारी टेस्ट सीरीज होती है। तो आप क्वालिटी चेक कर लीजिएगा, क्वालिटी में से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। फीस हमारी मिनिमम तो नहीं बोलेंगे, हाँ, लेकिन एक मिड लेवल में रहती है, क्योंकि क्वालिटी के लिए थोड़ी फीस लगती है। एडिटर्स, डिजाइनर्स, कंटेंट मेकर्स, बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज मैं आपको रिवीजन क्लास करना चाहूंगा, एक रिवीजन करवाना चाहूंगा। पिछले लेक्चर में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है। फिर हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा था कि प्रेशर्स क्या होते हैं और फोर्स से इनका रिलेशन क्या होता है। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस में सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा था। फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा था। उसके बाद हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा था। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा था। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण जिसे बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, क्योंकि अलग अलग फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं ना, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आपको कुछ और चीजें लगेंगी, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पढ़ाया जाता कंटिन्यूएशन में। थोड़ा सा हॉल्ट देते हैं, हम बाकी चीजें समझेंगे और फिर हम ग्रेविटेशनल फोर्स 2 से 3 लेक्चर बाद फिर से समझेंगे। तो आज जो टॉपिक आ रहा है वो एक नया टॉपिक है जिसका नाम है मोशन। मोशन में सारी चीजें फोर्स, प्रेशर, वेलोसिटी जो हम पढ़ चुके हैं ना उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझिएगा, एमपीपीएससी के क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली बन जाएंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बता दिया था। स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, आपको 20 किलोमीटर स्पीड की रफ्तार से भागना है तो ये आपकी स्पीड हो गई। लेकिन अगर मैं बोलूं 20 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से आपको नॉर्थ की साइड भागना है तो वो वेलोसिटी हो गई। क्यों? क्योंकि 20 किलोमीटर पर आर भी बताया और एक डायरेक्शन भी बताया। तो ऐसी क्वालिटीज जिसमें आपको, ऐसी क्वांटिटीज जिसमें आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ता है, वो होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार चेक कर लूं कि सब सही जा रहा है कि नहीं। आई थिंक ये सब कुछ सही जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे पीछे कई चीजें लिखी रहती होंगी जो आप देख पा रहे होंगे यहां पर, लेकिन मानिए आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, और समझा रहा हूं मैं तो वैसे ही आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में फर्क समझ में आया। हमने क्या फाइंड आउट किया था लास्ट लेक्चर में कि जो फोर्स होता है,
वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे 20 न्यूटन का फोर्स लगाना है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ। जब तक आप डायरेक्शन में नहीं बताओगे, फोर्स का कोई मतलब थोड़ी है कि मैं बोलूं 20 किलो न्यूटन का फोर्स लगाना है, लेकिन किस साइड, ऊपर ले जाना है, नीचे ले जाना है, बॉडी को किस डायरेक्शन में मूव करना है, वो भी तो आपको बताना पड़ेगा। तो फोर्स बिना डायरेक्शन के नहीं बताया जाता। कोई भी क्वांटिटी जो बिना डायरेक्शन के नहीं बताई जा सकती, वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें बिना डायरेक्शन की जिन क्वांटिटीज को हम बता सकते हैं, जैसे मास है, मैं बोलूंगा कि इसका मास, इस माउस का मास या फिर इस मोबाइल का मास 20 केजी है। हाँ है। अब ऊपर नीचे डायरेक्शन बताने की जरूरत है क्या? मुझे नहीं है। 20 किलो तो है, वो तो मास है ना, मतलब 20 किलो है इसका मास। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है कि मास क्या होता है, मास क्या होता है। तो यही बहुत बड़ा रीजन है, आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में फर्क करना आना चाहिए। जैसे आप बोलो कि 20 किलो, तो उसमें आपको डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। 20 लीटर वॉल्यूम है एक बॉटल की, हाँ है, उसमें डायरेक्शन क्या दोगे आप? वर्क टाइम 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड लगता है मुझे आने में, ठीक है। पावर मतलब 200 हॉर्स पावर की पावर है इस गाड़ी में। अब डायरेक्शन थोड़ी बताओगे, लेकिन वहीं अगर आप वेलोसिटी बता रहे हो तो आपको यह बताना पड़ेगा 20 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। एक्सेलरेशन बता रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एक्सेलरेट कर रहा है। अब मान लीजिए एक बॉडी है, हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए एक बॉडी है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब अगर इसका इस डायरेक्शन, मान लीजिए पहले 20 किलोमीटर से फिर 15, 14, 10, 8, 9, मतलब इसकी स्पीड कम हो रही है, मतलब ये डी एक्सेलरेट कर रही है। डी एक्सेलरेट कर रही है मतलब जो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है, क्योंकि कम हो रहा है। मतलब अगर वेलोसिटी इस साइड है और मैं अगर इसको पीछे की तरफ फोर्स लगाना चाहूं, पीछे की तरफ एक्सेलरेट करूं, तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी और जीरो हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन अगर स्पीड बढ़ाने के लिए हो रहा है तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी घटाने के लिए हो रहा है तो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। लेकिन काम की बात क्या थी कि वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में आपको डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। कोई भी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन होता है वो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये चीज आपके एमपीपीएससी में आ सकती है कि इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। तो ये आप याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज है। लॉजिक लगाओ कि क्या मुझे डायरेक्शन देने की जरूरत है। अगर मैं बोलूं फोर्स की बात है, तो फोर्स भी आपको बताना पड़ेगा ना कि आगे पीछे ऊपर नीचे कहां लगाना है। मोमेंटम है तो सेम मोमेंटम टॉर्क के लिए भी आपको ये चीजें करनी पड़ती है। मेजर जो कॉन्सेप्ट था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का, मैं लास्ट लेक्चर में समझा चुका था। इस लेक्चर में बस हमने रिवीजन से स्टार्ट किया है। अब देखो चीजें क्या आती हैं, कुछ चीजें समझ लो बेसिक। मैंने बोला मिस्टर टिंगू, अपने टेंगू भाई है, ठीक है, ध्यान से समझना। वो पहले 10 किलोमीटर स्कूल गए, फिर 5 किलोमीटर आइसक्रीम खाने गए, फिर 3 किलोमीटर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गए। अरे टिंकू भाई है गर्लफ्रेंड, ठीक है ना, कोई ऐसा मत समझो नाम टिंकू है बस, ही इज प्रो इन दैट, ठीक है। फिर 7 किलोमीटर उसको घुमाने के लिए और चाय पिलाने के लिए लेके गए। पहले भाई ने आइसक्रीम खाई, फिर अब चाय भी पीनी है। अपने टिंगू भाई इज कूल, ठीक है। तो अब चाय पिलाई, चाय पिलाने के बाद ये यहां इसने बोला अपनी गर्लफ्रेंड को कि तुम अपने घर वापस जाओ, मैं जा रहा हूं अपने घर। तो टिंगू भैया अपने घर की तरफ गए और अपने दोस्त के घर चले गए, दोस्त के घर चले गए, जो कि कितना था? 3 किलोमीटर था यहां से। तो अब आप, मैं अगर पूछूं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है टिंगू ने, तो 10 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 7 किलोमीटर। चाय की दुकान 7 किलोमीटर दूर थी, फिर 3 किलोमीटर। तो टोटल देखा जाए तो 7 3 10 3 28 किलोमीटर टिंगू भैया एक दिन में चल ली है, 28 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डीएलए, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ध्यान से देखना। डिस्प्लेसमेंट होता है जहां से चालू किया था और जहां पर अभी हो, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये होगा। अब अगर ये पूरा 5 है, ये 3 है, तो आपको नहीं लगता कि ये 2 किलोमीटर होगा? ये पूरा 5 किलोमीटर है ना, तो
3 किलोमीटर चल ली है तो बचा हुआ 2 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो 2 किलोमीटर होगा। लेकिन क्या मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं टिंगू, मान लीजिए कि ये जो लोकेशन है ये वाली लोकेशन है, ये टिंगू का घर है। अब मैंने बोला कि डिस्टेंस 28 किलोमीटर का है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर का है, तो 2 किलोमीटर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, और इसी में है एक्चुअली, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। लेकिन एक्चुअली किसमें है, एक्चुअली सिर्फ नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। तो आपको नहीं लगता कि डिस्प्लेसमेंट के लिए 2 किलोमीटर के साथ आपको एक डायरेक्शन बताना पड़ेगा, साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, क्योंकि आपको सबसे छोटा डिस्टेंस चाहिए ना। तो आप बोलोगे इस तरफ भागो 5 किलोमीटर, उस तरफ भागो 3 किलोमीटर। उस तरफ का क्या मतलब है, डायरेक्शन। डायरेक्शन का क्या मतलब है, वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। दूसरी चीज याद रखो, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो ये याद रखो कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या लिखा होगा, देख क्या, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बहुत सारी कोचिंग बहुत सारा मटेरियल दे देंगी, लेकिन कंसेप्चुअली आप ग्रो करोगे ना, आप कभी भूलोगे नहीं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। हाउ फार आउट ऑफ अ प्लेस एन ऑब्जेक्ट इज, मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप डिस्प्लेसमेंट को ऐसा भी लिख सकते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, ठीक है। सबसे छोटी डिस्टेंस, शुरू और आखिरी, शुरू जहां से किया वो इनिशियल, खत्म जहां किया वो फाइनल, इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। अब आपको अगर बताना है कि एक कार है, वो इस तरीके से गई है, इस तरीके से गई है, तो आप क्या करोगे, आप बता दोगे ऐसे से गई है, या 22 किलोमीटर चली है, मान लो ये 22 किलोमीटर चली है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 10 किलोमीटर का है। लेकिन आपको बताना पड़ेगा ना कि ए से बी के डायरेक्शन में, ये वाले डायरेक्शन में आपको 10 किलोमीटर चलना है, तो आप बी तक पहुंच पाओगे, ठीक है, तो बी तक पहुंच पाओगे। तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, बट किस डायरेक्शन में वो बताना जरूरी है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फर्क समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। आप क्या करते हैं, सेकेंड क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है स्पीड वर्सेस स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखो क्या होता है, सेम वही चीज है। अच्छा एक और चीज याद रखना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप किस में मेजर करते हो, आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में मेजर करते हो। अब आप बोलोगे सर हम किलोमीटर में भी तो करते हैं, ठीक है। फिर आप कई लोग बोलोगे सर लाइट ईयर्स में भी करते हैं, ठीक है। करने के लिए हजार चीज होती है, आप फुट में भी करते हो, ठीक है, कि कितने फुट चल लिया, डिस्टेंस की यूनिट है। लेकिन एसआई मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी होती है, ऐसा यूनिट आपको चीजों की पता होना चाहिए। ऐसा यूनिट किलोमीटर नहीं है, ऐसा यूनिट मीटर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने बोला डिस्टेंस है, एक आदमी 10 किलोमीटर चल के पॉइंट बी तक गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया 10 किलोमीटर, ठीक है। कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, ठीक है। 10 किलोमीटर या 10 मीटर मान लो, 10 मीटर गया 10 सेकंड में, ठीक है। डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया, 10 मीटर। टाइम कितना हो गया, 10 सेकंड। तो स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हर एक सेकंड में मैं कितना मीटर चल रहा हूं, तो मैं बोलूंगा कि 10 मीटर में चला 10 सेकंड में, ठीक है। 0 से 0 कट गया, क्या बचा, 1 मीटर पर सेकंड। तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 1 मीटर पर सेकंड। तो क्या आप कह सकते हो स्पीड की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, खुद सोचो। एसआई यूनिट मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की ऐसी एसआई यूनिट मीटर, टाइम की सेकंड्स, तो एसआई यूनिट कितनी हो गई, मीटर पर सेकंड। ये बनता है आपके एमपीपीएससी का सवाल,
SI यूनिट कितनी होती है स्पीड की, ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी दोनों की। क्यों होती है ये? क्योंकि न्यूमरेटर में डिस्टेंस था, टाइम डिनोमिनेटर में टाइम था, डिस्टेंस को अगर मैं टाइम से डिवाइड करूंगा तो स्पीड आ जाएगी। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये SI यूनिट याद रखनी है, ठीक है। अब फंडा क्या होता है ये आप समझ लीजिए। मैं बोलूं, अब ये तो थी स्पीड, लेकिन अगर मैं बोलूं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी भी इतनी ही रहेगी, 1 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आप एक डायरेक्शन बताओगे, फ्रॉम ए टू बी। किस डायरेक्शन में है ये पता होना बहुत जरूरी है, तब तो वेलोसिटी और स्पीड के बीच का डिफरेंस आएगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आया, स्पीड और वेलोसिटी समझ में आया, सब स्केलर वेक्टर है। ऐसा ही यूनिट याद रखने की आपको जरूरत है, ठीक है। ठीक है, डिस्टेंस ये हो गया। अब अगला कर लेते हैं, एक लास्ट जो चीज बची है मोशन के अंदर, वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, मुझे स्पेलिंग ही नहीं याद आ रही यार प्रेशर में इतना। एक्सेलरेशन ऐसे ही कुछ होती है यार, मैं बहुत पुअर हूं क्या स्पेलिंग में, मुझे याद क्यों नहीं आ रही। चलिए कोई नहीं, कॉन्सेप्ट समझिए। एक बॉडी है, वो 10 मीटर पर सेकेंड, ध्यान से समझना, लॉज ऑफ मोशन भी इसी पे डिपेंड करते हैं, और अल्टीमेटली नहीं समझा तो बाद में दिक्कत आएगी। देखो, एक बॉडी है 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, 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 चल रही है। किसी ने कोई फोर्स लगाया F, इसको धक्का दिया, तो धक्का देने की वजह से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। मान लीजिए अब धक्का देने के बाद उसकी जो स्पीड है वो हो गई है 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई? बिल्कुल सर समझ में आई। अब जो हम बोलते हैं गाड़ी का एक्सेलरेशन, फ्लाइट का एक्सेलरेशन, रॉकेट का एक्सेलरेशन, ये होता क्या है? ध्यान से समझना। जैसे हमने डिस्टेंस निकाला था, एक फॉर्मूला होगा एक्सेलरेशन का भी। मैं बोल रहा हूं कि उसको, इस बॉडी को 10 से 20 सेकेंड आने में, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड की मैंने धक्का दिया, तो उसने धीरे 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 तेज होती गई, और वो फिर 20 मीटर पर सेकेंड पे भागने लगी, ठीक है। एक बॉडी है, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि 10 से 20 जाने में कुछ समय लगेगा। वो समय मान लीजिए 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड है। तो एक्सेलरेशन क्या बोलता है कि कितनी स्पीड बढ़ी, कितनी स्पीड बढ़ी 1 सेकेंड में। तो 20 माइनस 10, टोटल कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड बढ़ी है, कितने सेकेंड में? 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में, ठीक है। तो क्या आप कह सकते हो कि ये हो जाएगा 2 मीटर, सेकेंड नीचे आ जाएगा, सेकेंड और सेकेंड मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया? सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, तो एक्सेलरेशन की SI यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों होगी ये भी आपको पता है, मैंने यहां से निकाल के दे दिया कि क्यों होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा? इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी 1 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है। सिंपल, 1 सेकेंड में कितनी स्पीड बढ़ रही है। स्पीड बढ़ने का कारण क्या होगा? फोर्स। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जब हम धक्का देते हैं, खींचते हैं, धक्का देते हैं, तो स्पीड बढ़ती है, कम होती है। ऐसा नहीं है कि मैं दौड़ रहा हूं अपने आप तेज दौड़ने लगूंगा। अगर मैं दौड़ रहा हूं तो मुझे अंदर से दम लगानी पड़ेगी, तब तो मैं तेज दौड़ पाऊंगा। वो अंदर की दम क्या है? एक फोर्स है। जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे एक्सेलरेशन नहीं होगा। लॉजिक समझ में आया? अब खुद सोचो, मैं नॉर्मली हाथ घुमा रहा हूं, मैं नॉर्मली ऐसा बैठा हूं, ठीक है, मेरी स्पीड 0 है, किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, तो मेरी स्पीड कुछ हो गई, मेरी मुंडी मुड़ी ना, तो मैंने क्या किया? एक फोर्स आया जिसने मुझे स्पीड दी, मेरी स्पीड पहले 0 थी, अब मेरी स्पीड कुछ बढ़ गई है। ये चीज समझ में आई?
जब तक फोर्स नहीं होगा तब तक स्पीड नहीं बढ़ेगी। इतना लॉजिकल मैं आपको बता रहा हूं कि आपको लॉज ऑफ मोशन वैसे ही याद हो जाएंगे, और लॉज ऑफ मोशन पे सवाल बन जाता है एमपीपीएससी में। आप समझो, मैंने थप्पड़ मारा, ध्यान से समझना, तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी, वो स्पीड कुछ समय में बढ़ेगी, मैं बोल रहा हूं बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ी, ये होता है एक्सेलरेशन। ये 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये 5 चीजें समझ में आ गई, आपका मोशन का टॉपिक खत्म हो गया। ये चीज अब हम समझेंगे कि एप्लीकेशन क्या होती है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आई, एक्सेलरेशन क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होती है, तीनों की एसआई यूनिट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट देख लिया, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन देख लिया, ये 5 चीजें देख ली। अब देखो, अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं। हम अभी आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इसको अलग करो, ये हम यूज करेंगे। अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं। मैं अगर सीधा भाग रहा हूं, एक स्ट्रेट लाइन में भाग रहा हूं, तो इसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, मान लीजिए एक घड़ी है, उसकी सुई इस तरीके से घूम रही है, मैंने अपने आप को थप्पड़ मारा था, ये भी एक मोशन है, लेकिन मेरी मुंडी गोल घूमी, क्या ये सीधी गई, ऐसा हुई क्या, नहीं, ये एक मेरी गर्दन के सहारे गोल घूमी, सर्कुलर मूवमेंट हुआ। तो आप कह सकते हैं कि दूसरे टाइप का जो मोशन होता है उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं, उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मुझे चार्जर लगा लीजिए। आई होप आपको मजा आ रहा होगा इन लेक्चर्स में यार, ये बहुत ही, मतलब मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है ये पूरा टॉपिक। ए बिट्टू, चार्जर, लैपटॉप, जल्दी भाई जल्दी। सामने बताना, कैमरा दिख रहा है, लगा हुआ है वो प्लग पे, प्लग के सामने होगा ना, ये यही प्लग तो सामने दिख रहा है, इसी का नहीं निकालना। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो एक बॉडी या तो सीधी जा सकती है फोर्स के कारण, या गोल घूम सकती है। आपने वो घड़ियां देखी है जिसमें ऐसे 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 हो रहा है, तो ये किस टाइप का मोशन है, ये ना सीधा जा रहा है ना गोल घूम रहा है, जाके वापस आ रहा है, फिर वापस जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है, हो गया। तो सबसे पहला हो गया आपका रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा आपका हो गया सर्कुलर मोशन, ठीक है। तीसरा आपका हो गया, ध्यान से समझो, अब सर्कुलर, कई बच्चों को रेवोल्यूशन और रोटेशन में फर्क नहीं समझ में आता, सर्कुलर और रोटेशनल में फर्क नहीं समझ में आता। ध्यान से देखो, मैंने बहुत गलत एग्जांपल दे दिया था मुंडी वाला, वो सर्कुलर मोशन नहीं है, ध्यान से समझो। अगर मैं एक पत्थर को, मैं यहां पे खड़ा हूं और मैं एक पत्थर को अपने हाथ से गोल गोल घुमा रहा हूं, मैं एक पत्थर को अपने हाथ से गोल घुमा रहा हूं, तो ये बॉडी किस मोशन में है, ये बॉडी एक सर्कुलर मोशन में है, ये बॉडी एक सर्कुलर मोशन में है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं खुद ऐसे गोल गोल घूम रहा हूं, गोल गोल घूम रहा हूं, मतलब मैं अपनी जगह पे खड़ा हूं और गोल गोल घूम रहा हूं, जैसे अर्थ अपने रोटेशन, अपने एक्सिस पे गोल गोल घूमता है, ऐसे ही मैं भी गोल गोल घूम रहा हूं, तो उसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन। एक और एग्जांपल समझो, सूरज है तो येलो बनाना पड़ेगा, ये अपने सूर्य देवता है, ठीक है। अब ये समझो, ये एक अर्थ है, ये अर्थ है अपना, ठीक है, ध्यान से समझना, ये अर्थ का पाथ है, अर्थ ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ध्यान से समझो, ये जो पाथ है ना,
अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। ये सर्कुलर मोशन में है, मतलब क्या है, सर्कुलर मोशन है, गोल गोल घूम रहा है ना किसी बॉडी, किसी दूसरी बॉडी के अराउंड। जब वो अपने खुद के एक्सिस पे गोल गोल घूमता है, दूसरी चीज क्या होती है, ये अर्थ अपनी एक्सिस पे भी गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। अर्थ का डायरेक्शन क्या होता है रोटेट करने का, लेफ्ट टू राइट होता है, याद रखना, ये एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेफ्ट टू राइट होता है। इस मोशन को हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो रोटेशनल रिवॉल्यूशन या फिर सर्कुलर मोशन होता है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के का चक्कर लगाए, ठीक है। हम किसी चीज का चक्कर लगाए तो वो रेवोल्यूशन या सर्कुलर मोशन होता है, लेकिन जब हम अपनी एक्सिस पे गोल गोल घूम जाए वो रोटेशन होता है, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे मारा, तो इस मेरे सिर की जो एक्सिस है, मेरी गर्दन है, वो गर्दन के अबाउट ही मुड़ रही है ना ये बॉडी, है ना, तो ये रोटेशनल मोशन होगा, ठीक है। मैं एक पत्थर जोर जोर से घुमा रहा हूं, तो पत्थर गोल घूम रहा है मेरी बॉडी के अराउंड, मैं ऐसे ऐसे पत्थर घुमा रहा हूं तो मेरी बॉडी के आसपास घूम रहा है, तो पत्थर मेरा चक्कर लगा रहा है। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी का चक्कर लगाती है तो वो सर्कुलर मोशन होता है, जब बॉडी खुद की एक्सिस पे गोल घूमती है तो वो रोटेशनल मोशन होता है, ठीक है। तो तीसरे टाइप का जो मोशन होता है वो रोटेशनल मोशन होता है। और जो चौथा है वो पीरियोडिक मोशन होता है, जैसे पेंडुलम, टक 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 टक, ना ये सर्कुलर है ना रेक्टिलिनियर है ना रोटेशनल है, ये जाएगा आएगा फिर जाएगा फिर आएगा, इस मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेंडुलम में कौन से टाइप का मोशन होता है, पीरियोडिक, ये चीज एमपीपीएससी में आ सकती है। ये जो लिखा हुआ है ये आप पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, उसके बाहर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी का मैंने डिफरेंस समझा दिया था। स्पीड क्या होती है कि आप कितना तेज चल रहे हैं, वेलोसिटी क्या होती है कि कितना तेज चल रहे हैं, किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब ये कार इस तरफ जा रही है, वेलोसिटी में आपको ये भी बताना पड़ेगा 20 किलोमीटर पर आवर भोपाल की तरफ, समझ में आया। तो डिस्टेंस जो स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ये भी आपको पता है बाबत, इतना तो समझ ही गए। वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी आपको पता है, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी देख लीजिए, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। इट्स बेसिक यूनिट या फिर एसआई यूनिट जो होती है मीटर पर सेकंड होती है। ये पॉइंट हम कवर कर चुके हैं, फॉर्मली लिखा है ताकि आप भी ना भूले, आप नोट्स बना ले प्रॉपर। देखो मैं नोट्स दूंगा वो बहुत अच्छी बात है, मेरे नोट्स आपके उतने काम नहीं आएंगे, बहुत फ्रैंकली बता रहा हूं, आपको किसी के नोट्स काम नहीं आएंगे, आपको सिर्फ खुद के नोट्स काम आएंगे। उसका रीजन पता है क्या है, आप जब लिखते हैं ना तो आपकी बैक एंड मेमोरी में वो जाता है और उससे जो आप कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग एक हार्मोन रिलीज होता है, वो हार्मोन आपको फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। जैसे आपको आइसक्रीम खा के घूमने जाके एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है ना, वो सेटिस्फैक्शन की फीलिंग के लिए एक हार्मोन का रिलीज होना जरूरी है। वो कब होता है, जब आप नोट्स बनाते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, आपके नोट्स से आप कनेक्टेड रहेंगे इमोशनली और आपको इजीली याद होगा, इसलिए अपने नोट्स पढ़ना बहुत आसान होता है। देखा जाए तो एक बुक या हमारे नोट्स, मतलब बुक भी किसी के नोट्स है, लेकिन क्या आप इजीली पढ़ पाते हैं, नहीं, क्योंकि वो आपकी फीलिंग नहीं है उसमें। मेरी बात मानिएगा, आप खुद के नोट्स बनाइए, आखिरी में रिवाइज करिए, आपको रिवाइज करने में आसानी होगी, आपके अंदर भयंकर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको ये लगेगा ही नहीं कि मैं कुछ भूल रहा हूं। जो 99% बच्चों के साथ दिक्कत होती है, वो बुक में मार्क कर लेंगे, ठीक है, नोट्स बना लेंगे, मोबाइल में कर लेंगे, नहीं, पेन पेपर लो और हाथ से लिखो और उसी को रिवाइज करो, बार बार करो, आपका एग्जाम निकलेगा। कैसे नहीं निकलेगा, अगर आप इतनी बार रिवीजन कर रहे हो तो। प्रैक्टिस ना हर चीज में आपको परफेक्ट बना देती है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत दिक्कतें होती हैं, लेकिन एक मैं स्लोगन देता हूं, जो भी मिलता है ना मैं उसे बताता हूं, प्रैक्टिस हैप्पीनेस, प्रैक्टिस हैप्पीनेस। खुश रहने की आदत डालो, आपको हजारों दिक्कतें आएंगी लाइफ में, हजारों, लेकिन अगर आपको खुश रहने की आदत है ना तो आप खुश रहेंगे उन फेजेस में भी, और किसी भी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से डील करेंगे। दिक्कत क्या है ना, हमें उदास होने की आदत होती है, ये नहीं हुआ, करियर, लड़की, पेरेंट्स, पैसा। खुश रहने की आदत डालो, खुश आप रहोगे ना तो आप काम अच्छे से कर पाओगे, काम अच्छे से कर पाओगे तो ये सारी चीजें
ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। लेकिन आपका जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो खुश रहना, खुद को काम और कंपोज रखना जरूरी है। कितने बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, कितने बच्चे आप कह सकते हैं परेशान रहते हैं, एंग्जाइटी इश्यूज होते हैं, पैनिक करते हैं। क्यों होता है ये सब? क्योंकि आप खुद को कंट्रोल करना नहीं जानते। आप एक दिन में खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको हर दिन अपने आप को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कंट्रोल की। हाँ ठीक है यार, हो गया तो क्या दिक्कत है, हो गया तो क्या दिक्कत है, हो गया तो क्या दिक्कत है, नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है। बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं कि बेफिक्री, अरे नहीं हुआ बाबा कर लेंगे अपन, ऐसा भी नहीं करना है। आपको बेसिकली एक बैलेंस बनाना। और बताए दिक्कत क्या है ना, जो हम बोलते हैं ना कि मतलब जैसे पुराने लोगों को क्या दिक्कत थी ना, अब बहुत मतलब बहुत बढ़िया चीज लगती है मुझे कॉन्सेप्ट समझना। और ये बच्चों के लिए, हमारे एज ग्रुप के लिए, अंडर 30 के लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि पहले क्या होता था ना। आई थिंक अब आपको आवाज और अच्छे से आएगी। पहले क्या होता था कि लोग बेफिक्री से रहते थे। अरे ठीक है, पैदा हुए उनको कोई कोई एग्जाम नहीं निकालना, कुछ निकालना, दुकान खोल ली, सरकारी में हो गया तो हो गया। पहले के लोग खुश रहना जानते थे। अब क्या हो गया, इतना कंपटीशन आ गया कि बच्चा प्रेशर लेने लगा है। और अब बिल्कुल चीजें उल्टी हो रही हैं कि पहले जो बेफिक्री होती थी ना, अब लोग टेंशन लेने लगे, प्रेशर लेने लगे, और उस चक्कर में करियर बर्बाद हो रहे हैं अब। ठीक है, तो आज के पेरेंट्स की आप डिमांड देखोगे ना, लिटरली ये डिमांड होती है कि मेरा बच्चा खुश रहे। ठीक है, करियर एरिया तो ठीक है, लेकिन यार बच्चा खुश रहे, डिप्रेशन में ना जाए, अपने अपनी जिंदगी अच्छे से लीड करे। दिक्कत ये हो रही है कि इतना प्रेशर रहता है कि आप खुद को ही नहीं संभाल पाते हो। और एकदम से, जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ में कुछ ना हो, मैं नहीं चाहता हो, बट मान लीजिए कभी कुछ हो गया, ठीक है, पेरेंट्स का लॉस हो गया, लव्ड वंस का लॉस हो गया, करियर में खराब पाथ आ गया, ठीक है, मान लीजिए आपकी जॉब चली गई अनसर्टिनिटी से, आप उस प्रेशर को झेल नहीं पाएंगे। क्योंकि आपने क्या है ना, एक कुकून में रहे हैं आप लोग शुरू से। माँ बाप का प्यार मिला, दोस्त मिले, किसी से इतना ईगो होता है यार आजकल के बच्चों में, मुझे समझ में नहीं आता है। आपको वो लाइफ जीना सीखना पड़ेगा, वो प्रेशर हैंडल करना सीखना पड़ेगा। आपको रोज आदत डालनी पड़ेगी उस प्रेशर को हैंडल करने की। और जब आप ये आदत डाल लेंगे ना, आप प्रेशर के अंदर भी खुश रहेंगे। आप प्रेशर के अंदर भी खुश रहेंगे, और वही तो चाहिए। क्योंकि जो भी लाइफ है ना, यही है, हमारे आसपास है। लेकिन खुश रहना जरूरी है। खुश आप रहना सीख गए ना, आपको हर चीज में मजा आने लगेगा, और आप कुछ उन गिने चुने लोगों में हो जाओगे जो खुश रहना जानते हैं, जो लाइफ जीना जानते हैं। ठीक है, आप अपना करियर भी संभाल रहे हो, खुश भी रह रहे हो, खुद की हेल्थ पे भी, मेंटल फिजिकल दोनों हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हो, आप एक खुशमिजाज इंसान बन जाओगे। और वो बनना जरूरी है। सक्सेसफुल से ज्यादा खुशमिजाज बनना जरूरी है, ये याद रखना। चलो बाकी बातें बाद में। ठीक है, इसके बाद वेलोसिटी। ये देखो यार, ये सब चीजें मैं बता चुका हूं, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, ये आपके नोट्स है, आप नोट्स बना लो इससे। एक्सेलरेशन भी मैंने बता दिया कि एक सेकंड के बाद कितनी स्पीड है। पहले पहले 30 थी, अब 32 हो गई। तो क्या आप कह सकते हो 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी है एक सेकंड के अंदर? तो क्या आप कह सकते हो इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? हाँ, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। आप देखो हो क्या है, 2 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, मल्टीप्लाई हो गया। तो 2/2 डिवाइडेड बाय 1, 2 हो गया। मीटर की जगह मीटर आ गया, और नीचे सेकंड इंटू सेकंड, 2 बार सेकंड मल्टीप्लाई कर रहा है। तो आप कह सकते हो सेकंड स्क्वायर। ये बन जाती है हमारी एसआई यूनिट एक्सेलरेशन की। ठीक है, चलो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन सब समझा चुका हूं। हाँ, इंपॉर्टेंट बात, ये 3 इक्वेशन आपको याद रखनी है, रट लो बस। इसमें मैं समझा नहीं पाऊंगा, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं इसको। इक्वेशन ऑफ मोशन। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। अगर एक वेलोसिटी से एक इंसान चल रहा है, उसको मैं अगर एक्सेलरेशन दूं a का, दो दो सेकंड या t सेकंड्स के लिए, तो उसकी बढ़ने के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये देखो, मुझे लगता है नहीं आपको समझ में आएगा, ये आप रट लो। v का मतलब होता है बाद की वेलोसिटी, u का मतलब होता है पहले की वेलोसिटी। पहले की वेलोसिटी में अगर मैं एक्सेलरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई करूंगा और उसको ऐड कर दूंगा, तो ये फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। s का मतलब होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बोलूं कि मान लो एक बॉडी है जो 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, 10 सेकंड के लिए चलती है, और उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड है, तो 10 सेकंड बाद ये बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी? अगर मैं ये पूछूं तो क्या आप बता पाओगे? आपको पास एक फॉर्मूला है, कितना डिस्टेंस कवर करेगी? u को मल्टीप्लाई करो t से, यानी 20 इंटू 10 प्लस हाफ। a की जगह क्या आएगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है? 1।
टी की टी टू नहीं है, टी स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, टी स्क्वायर, टी कितना है 10 सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100, 20 इंटू 10 200 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 10 का स्क्वायर 100, 2 और 100 डिवाइड किया तो ये आया 50, और इसको आप जब मल्टीप्लाई कर लोगे ना तो ये आ जाएगा 10,000 मीटर। ठीक है, अगर मैंने 10 सेकेंड के लिए एक बॉडी को चलाया तो वो 10,000 मीटर चल जाएगी, कि एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड है और इनिशियल वेलोसिटी 20 थी। ठीक है, लेकिन ये सब आपको कैलकुलेशन नहीं सीखनी, आपको पता होना चाहिए इससे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। इससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि एक बॉडी इतने सेकेंड में कितना दूर जाएगी, ठीक है, इतने सेकंड में कितना चलेगी, मेनली यही है बस, और कुछ नहीं है। तो ये 3 इक्वेशन आपको याद रखनी है। इसके बाद आते हैं लॉज ऑफ मोशन, ये बहुत जरूरी है, लॉज आपको रटे होने चाहिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, लॉ आपको लग रहा होगा कितनी बड़ी चीज है, लेकिन लॉ बहुत सिंपल चीज है और आप सब खुद बताओगे। अगर ये बॉडी एक वेलोसिटी u से चल रही है इस डायरेक्शन में, अगर मुझे इसकी स्पीड बढ़ानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, एक्सेलरेट दोगे तभी तो स्पीड बढ़ेगी, है ना, एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, एक्सेलरेशन देने के लिए मुझे धक्का देना पड़ेगा, कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो क्या आप कह सकते हो कि फोर्स के बिना स्पीड चेंज नहीं हो सकती, अगर आपको बॉडी को रोकना है तो भी आगे से रोकना पड़ेगा, पीछे से खींचना पड़ेगा, ब्रेक लगाने पड़ेंगे, जो भी कर रहे हो आप एक फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स के बिना आप स्पीड आपको बदलनी है तो आपको एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन लगेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, डी एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन के लिए आपको फोर्स लगेगा। तो आप कह सकते हो कि फोर्स के बिना ना स्पीड बढ़ेगी ना घटेगी, यही पहला लॉ ऑफ मोशन है। बहुत सिंपल सिंपल बातें करके गए न्यूटन भैया। ठीक है, पहला लॉ ऑफ मोशन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी पे रहता है जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए, ये रट लो। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless acted upon by an unbalanced force। ठीक है, मान लो कि एक बॉल है, फुटबॉल है, वो देखो ये बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में धक्का करके मार दूं तो आपको नहीं लगता कि ये इस डायरेक्शन में जाने लगेगी, हाँ जाने लगेगी। तो मैंने क्या किया, एक फोर्स लगाया, तो अगर मुझे डायरेक्शन बदलना है या स्पीड बदलनी है, दोनों के लिए फोर्स लगता है, यही पहले मोशन में बोला गया है, लॉ ऑफ मोशन में बोला गया है। पहले लॉ ऑफ मोशन में क्या बोला गया है, अगर आपको स्पीड बदलनी है या डायरेक्शन बदलना है तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। कितनी सिंपल सी चीज है यार, उसमें क्या लॉजिक लगाना है, ये पहला लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, ये फालतू चीज है। अब इनका ये कहना है, लॉ समझ में आ गया ना, फालतू की चीजें भी समझ लो। इसका वजन है 20 किलो, इसका वजन है 10 किलो, तो अब इसको अगर इसको रोटेट करना है तो एक फोर्स लगाना पड़ेगा F1, इसको अगर इसको रोटेट करना है तो एक फोर्स लगाना पड़ेगा F2। आपको पता है यार भारी बॉल है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो आप कह सकते हो कि F2 जो है वो F1 से बड़ा होगा। आप कह सकते हो जो फोर्स है वो मास के ऊपर डिपेंड करता है, तो बस यही है, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, इट्स यूनिट इज किलोग्राम। हमको पता है भैया कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर मुझे मास नापना है तो काय में नापेंगे, किलोग्राम में नापेंगे। मास नापना है तो हम काय में नापेंगे, किलोग्राम में नापेंगे। ठीक है, इसमें कोई बड़ी चीज थी क्या, कुछ भी बड़ी चीज नहीं थी यार। आपको ये चीज समझनी है कि जितनी भारी बॉडी उतना ज्यादा फोर्स, ये लिखा हुआ अगर एमपीपीएससी में आएगा आपको या एमपी के किसी भी एग्जाम में आएगा कि जितनी भारी बॉडी उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, आप उसको सही मानोगे ना। कितना लॉजिकल है यार, ये लॉजिकल है और मानना पड़ेगा। इस स्लाइड में यही लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट लाइन हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना वो मोशन को रोकता है, मैं अगर आगे बढ़ना चाहूंगा तो फ्रिक्शनल फोर्स मुझे रोकेगा, यही लिखा हुआ है। कोई नई चीज है नहीं है, फिजिक्स बहुत आसान है यार, आपके आजू बाजू हर तरफ है फिजिक्स। ठीक है, एक चीज समझो, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने वेट मशीन देखी है, आपने वेट मशीन देखी है, कहां पे मिलती है ये, रेलवे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे मिलती है।
इसका फंडा पता है कि इसका नाम ही गलत लिया हुआ है। उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होता है, ध्यान से समझो। ये सवाल आता है। मैंने बोला मास 20 किलो है, किलोग्राम है। ठीक है, मास की जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम है, ग्राम है वैसे तो। किलोग्राम में 20 किलो वजन है। ठीक है, मतलब ग्राम में, किलोग्राम में हम किसी में भी नाप लेते हैं ना, तो मास की जो एसआई यूनिट है ना वो ग्राम होती है। एसआई यूनिट का मैं एक चार्ट दे दूंगा आपको। ग्राम में नापा जाता है यूजुअली। ठीक है, मान लीजिए कि अब किलोग्राम में भी नापा जाता है लेकिन एसआई यूनिट नहीं होती। ठीक है, एसआई यूनिट ग्राम है। चलो ठीक है, मैं उसको बोला मैंने 20 किलोग्राम है। मैं बोलूंगा इसका वेट कितना है, तो आप क्या बोलोगे कितना होता है वेट? 20? गलत जवाब। वेट समझो क्या होता है। वेट एक तरीके का फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण का फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अगर मैं बोलूं फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की जगह मैंने m लिखा, एक्सेलरेशन की जगह a लिखा, इसलिए फोर्स का जो फॉर्मूला हो जाता है वो ma हो जाता है। मास को मैं एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मास को तो मैंने मास लिख दिया। अगर मैं यहां खड़ा हूं तो एक्सेलरेशन कितना है मेरा? आप ये चीज आपको लगेगा कि सर मैं तो हिल ही नहीं रहा हूं, मैं तो हिल ही नहीं रहा हूं ना। तो अगर मैं हिल ही नहीं रहा हूं तो एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन तो जीरो है। लेकिन आप समझो अगर मैंने इसको ऊपर रखा, मैंने जीरो स्पीड थी ये, मैंने बस इसको छोड़ा है, ये क्यों मूव कर गया? कोई फोर्स था क्या? हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स था ना, इसलिए तो मूव किया है। क्योंकि अगर मैं फर्स्ट लॉ देखूं, ये अपनी स्टेट में रहता अगर कोई फोर्स नहीं होता तो। आप अंतरिक्ष में जाते हैं, एक बॉडी ऐसी रखी है तो ऐसी रखी रहेगी, क्यों? क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है। अर्थ पे जब आप आते हैं तो गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। मैंने कोई फोर्स लगाया नहीं, मैंने इसको बस छोड़ा, तो जैसे ही छोड़ा ये नीचे गई। क्यों गई? क्यों गई भाई? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से तो नहीं जानी चाहिए थी। कोई फोर्स नहीं लगाया तो इसने अपनी स्पीड कैसे बढ़ा ली? ये जीरो स्पीड पे थी, कट से क्यों नहीं था? फोर्स कौन सा था? फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स में एक्सेलरेशन क्या होता है? जी, ये याद रखना। जी, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है 9.8। यूनिट क्या होगी? एक्सेलरेशन है तो यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू फिक्स्ड है, ये वैल्यू फिक्स्ड है। जी की जो वैल्यू है ना अर्थ के लिए फिक्स्ड है, 9.8 मीटर पर सेकेंड से नीचे जाती है बॉडी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं वेट की बात करूं, मास है 20 किलो, उसको मैंने 9.8 से मल्टीप्लाई किया। अब एक तरीके का फोर्स है ना ये, तो आपको नहीं लगता, ध्यान से समझना, 20 इंटू दिस तो ये हो जाएगा 196। लेकिन यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होगी ना? बिल्कुल होगी, क्योंकि 20 का केजी, यहां का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहां जाएगी? यूनिट हवा में उड़ जाएगी क्या? नहीं, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हमें एक चीज पता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम प्यार से क्या बुलाते हैं? न्यूटन। तो ये हो जाएगा 196 न्यूटन। समझ में आया? तो वेट जो है कभी भी किलो में नहीं आता है, वेट हमेशा फोर्स होता है और न्यूटन में नापा जाता है। मास और वेट में यही डिफरेंस होता है, मास केजी में नापा जाता है और वेट जो है वो न्यूटन में नापा जाता है, क्योंकि वेट एक तरीके का फोर्स है। और जो हमें रेलवे स्टेशन पे मशीन्स बताती है ना, वो क्या बताती है? वो हमारा मास बताती है। रेलवे स्टेशन पे जो मशीन्स होती है ना हमारी, वेइंग मशीन्स, नाम वेइंग मशीन्स है लेकिन वो वेट नहीं बताती है, वो मास बताती है। वेट अलग चीज होती है। समझ में आया मास और वेट के बीच का डिफरेंस? चलो, फर्स्ट लॉ हो गया। अब सेकेंड लॉ, लॉ समझो क्या बोलता है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा टफ होने वाला है। अब देखो, एक रॉकेट है, रॉकेट में जैसे ही मैंने इंजन चालू किया, ध्यान से समझना, आग पीछे की तरफ छूटी और रॉकेट आगे की तरफ गया। इस चीज को याद रखना, मैं इसमें बाद में आऊंगा। आग पीछे की तरफ छूटी, रॉकेट आगे की तरफ गया। क्यों? जैसी गाड़ी है, गाड़ी आपने एक्सेलरेट करी, घूम, तो आप पीछे की तरफ जाते हो? हाँ, जाते हो। आपने एक गन चलाई, आप लोगों में से कभी किसी ने गन चलाई होगी, आपको पता होगा, आप एक गन चलाओ ना,
तो गोली आगे की तरफ जाती है लेकिन बॉडी भी पीछे की तरफ होती है, झटका लगता है पीछे की तरफ। तो यही प्रिंसिपल है जिस पर रॉकेट काम करता है। ठीक है, तो जैसे ही हमने इंजन चालू किया, आग निकली, आग पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी, आग पीछे की तरफ जाएगी, जिसके झटके की वजह से रॉकेट ऊपर उड़ना चालू होगा। मतलब रॉकेट पे ऊपर की तरफ एक फोर्स जाएगा। पहले 0 स्पीड पे था, धीरे धीरे वो एक्सेलरेशन करने लगेगा, धीरे धीरे वो एक्सेलरेट करने लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे वो एक्सेलरेट करने लगेगा और अपनी स्पीड बढ़ाने लगेगा। कोई डाउट यहां तक? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, बहुत सिंपल चीज है। फोर्स लगाओगे एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा स्पीड बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझो क्या है, ध्यान से समझो कि होता क्या है। हाँ, ऐसा यूनिट क्या होती है फोर्स की? न्यूटन होती है, नहीं तो ये भी यही यूनिट होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। अब ध्यान से समझो, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सर मोमेंटम क्या होता है? तो याद कर लो, मोमेंटम एक क्वांटिटी है, जैसे फोर्स होता है ना वैसे ही एक मोमेंटम भी होता है। मोमेंटम, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है मास इनटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी आ रहा है, ध्यान से समझो, वेलोसिटी में एक डायरेक्शन होगा, मैं एरो से दिखा रहा हूं डायरेक्शन, मास में कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो आपको नहीं लगता कि मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं एक डायरेक्शन में, तो मोमेंटम का भी वही डायरेक्शन होगा। तो इसलिए मोमेंटम में भी डायरेक्शन होता है, और मोमेंटम में डायरेक्शन होता है इसलिए ये कौन सी क्वांटिटी बन जाती है? वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, अब जब तक मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा क्या वेलोसिटी बदलेगी? नहीं बदलेगी। कैसे बदलेगी? कैसे बदलेगी? नहीं बदल सकती ना। तो आपको यह चीज पता होनी चाहिए। आप ध्यान से देखो, मैंने बोला, ध्यान से समझना, एक बॉडी है, ये वेलोसिटी u से जा रही है। ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास है m और वेलोसिटी u से जा रही है, इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? m इंटू यू, मास इंटू वेलोसिटी। अब मैंने इस पे एक फोर्स लगाया F। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, मास बढ़ेगा क्या? मास कैसे बढ़ जाएगा यार? 20 किलो की चीज 20 किलो की रहेगी, मैं धक्का दे रहा हूं तो वजन थोड़ी बढ़ जाएगा, वजन नहीं, मास। तो मास तो आपका m रहा, वेलोसिटी हो गई आपकी v। तो पहले मोमेंटम, मोमेंटम एट स्टेज 1, ये स्टेज 1 है और ये स्टेज 2 है। तो मोमेंटम एट स्टेज 1 कितना था? m इंटू यू। मोमेंटम इन स्टेज 2 कितना हो गया? m इंटू वी। अब तो वेलोसिटी भी हो गई, लेकिन आपको खुद पता है कि यहां से यहां तक जो समय है बढ़ने का, एकदम से मैंने छुआ और u से v तो हो नहीं जाएगी। पहले 10 थी तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मुझे 10 से 20 करनी है तो एक समय लगेगा। मान लो उस समय को मैंने बोल दिया t, उस समय को मैंने बोल दिया t, कि t सेकेंड्स में वेलोसिटी u से v हो जाएगी। धक्का दोगे, एक्सेलरेट होगी, एक्सेलरेट होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब ध्यान से आप देखोगे तो फोर्स क्या कहलाता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में लिख रहा हूं, जो फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ये जो फॉर्मूला है ना, यही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है कि अगर मुझे स्पीड बढ़ानी है तो मुझे एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। एक्सेलरेशन कैसे आएगा? फोर्स से। ठीक है, अब मोमेंटम एक बीच की एक क्वांटिटी आ गई, ध्यान से समझो। चेंज इन मोमेंटम मतलब पहले, बाद में mv था, शुरू में mu था, और टाइम कितना लगा? t लगा। m मैं कॉमन निकाल लूंगा। अब यहां पे आप आओगे, आप खुद देखो, मैं यहां रब कर देता हूं। मैं अगर पहली इक्वेशन को लूं तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। u उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और v माइनस यू डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होगा। t को अगर लेफ्ट साइड ले जाना है तो डिनोमिनेटर में ले जाएगा। v माइनस यू को, v माइनस यू बाई टी को क्या मैं एक्सेलरेशन लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इसको मैंने एक्सेलरेशन लिख दिया। m और v माइनस यू बाई टी की जगह a। यही तो होता है, फोर्स की वैल्यू क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन।
क्या गलत, कुछ नई चीज थी? नहीं, लेकिन यही सेकेंड लॉ में बोला गया है। ये आपको याद रखना है एमपीपीएससी के लिए। समझ में आया हो तो ठीक, नहीं आया हो तो भी ठीक। आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हो, उससे ज्यादा मैं डेप्थ में नहीं जा सकता हूं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ेगी। फोर्स का और मोमेंटम का क्या लेना देना है? जितना मोमेंटम चेंज हुआ है और जितने सेकंड में चेंज हुआ है, उन दोनों का अगर मैं रेशो निकालूं तो वो फोर्स के बराबर होता है। यही मेरा सेकंड लॉ है। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी समझ लो। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? मैं और आप लड़ रहे हैं। मैंने आपको एक घूंसा मारा, आप भी मुझे एक घूंसा मारोगे। क्यों मारोगे? क्योंकि मैंने आपको मारा है तो आपकी मानसिकता भी है, मुझे मारोगे आप। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी चीज समझो। एक एक गन है, मैंने गन से गोली चलाई तो गोली आगे की तरफ गई, मतलब गन ने गोली की तरफ एक फोर्स लगाया। ठीक है, तो गोली आगे गई, लेकिन गोली ने भी गन की तरफ एक पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगाया, जिसकी वजह से मैं पीछे हुआ। समझ में आया? तो ये याद रखना, कभी भी अगर एक डायरेक्शन में फोर्स होता है तो दूसरे डायरेक्शन में भी फोर्स होगा। अब आप बोलोगे सर फोर्स होगा तो बॉडी मूव करनी चाहिए। आप समझो एक दीवार है, दीवार पे मैंने जोर से ठूसा मारा तो क्या होगा? क्या दीवार हिली? नहीं। क्या मैं हिला? नहीं। बस वो क्यों हुआ ये? क्योंकि मैंने फोर्स मारा। तो ऐसा नहीं है कि मैंने घूसा दीवार को सिर्फ मारा है, दीवार ने भी मेरे हाथ पे एक फोर्स लगाया है, और वो इन हड्डियों पे लगा है। ये हड्डियों की जो मॉलिक्यूल्स है ना वो मूव किए, और इसकी वजह से मुझे दर्द हुआ। मूवमेंट तो है, बॉडी का मूवमेंट नहीं है, लेकिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है। समझ में आया आपको? कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक जगह फोर्स लगे, मतलब हमेशा अगर मैं इसको ऊपर उठा रहा हूं ना तो ये देखो, मैंने अगर इस माउस को ऊपर उठाया, आप बोलोगे सर माउस कहां फोर्स लगा रहे? नहीं, मैंने इसको ऊपर उठाया, ठीक है, लेकिन माउस ने मेरे हाथ को नीचे खींचा है। आप खुद सोचो, अगर नीचे नहीं खींच रहा है मेरे, अगर मैं बिल्कुल मान लो मेरे हाथ में एनर्जी ना हो, आपको नहीं लगता मेरा हाथ एकदम गिर जाएगा? क्यों गिर जाएगा? क्यों गिर जाएगा? क्योंकि माउस मेरे हाथ को नीचे खींचेगा। ठीक है, हो सकता है मेरा फोर्स माउस के फोर्स से ज्यादा है तो इसलिए मूवमेंट हो रहा है, बट ये याद रखना कि जब भी मैं इसको ऊपर उठा रहा हूं माउस मुझे नीचे खींच रहा है। याद रखना। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और ये है तीसरा सिद्धांत। ठीक है, गन आपने चलाई आगे तो आप जाओगे पीछे। ठीक है, जैसे जैसे नाव है, नाव को आप नाव से कूदते हो बाहर जमीन पे तो क्या होगा? आप जमीन पे कूदे लेकिन नाव भी पीछे चली गई। आपने कभी ये चीज करके देखी है कि अगर आप कूदेंगे तो आपकी नाव भी पीछे जाएगी? जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। आपको ये चीज समझ में आती है? तो यही इसका फंडा, यही है। लॉजिक फीलिंग करके देखो बस। कई बार ऐसा होता है कि आप धक्का देने की कोशिश करते हो, नहीं हिला पाते हो। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मैंने दीवार को, यह बड़ा पत्थर है, मैं धक्का देने की कोशिश कर रहा हूं, अगर पत्थर मुझे धक्का नहीं, देखो मैं आपको और सिंपल चीज में बताता हूं। एक एक दो लोग पंजा लड़ा रहे हैं करके लड़ रहे हैं, मैं सामने वाले को हिला नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं धक्का दे रहा हूं तो वो भी मुझे धक्का दे रहा है, इसीलिए तो वो नहीं हिल रहा है। मैं हिलाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं हिला पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि सामने वाला आदमी भी मुझे धक्का दे रहा है। सिमिलरली अगर एक पत्थर रखा है, मैं पत्थर को धक्का देने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं हिला पा रहा हूं, आपको नहीं लगता कि पत्थर भी करके लड़ रहा है? लेकिन पत्थर बहुत ही शालीन स्वभाव का होता है, जितना धक्का मैं देता हूं उतना ही धक्का वो देता है। ठीक है, जितना, अब ऐसा नहीं कि वो मुझे ज्यादा दे देगा तो मैं पीछे हो जाऊंगा, नहीं। मैंने पत्थर को धक्का दिया, पत्थर ने भी उतना धक्का लगाया तो पत्थर हिला नहीं। मैंने और बढ़ाया, नहीं हिला, और बढ़ाया, नहीं हिला, फिर मैंने और जोर लगाया, पत्थर हिल गया, क्योंकि पत्थर उससे ज्यादा रिएक्ट नहीं कर सकता था, उससे ज्यादा अपने आप को नहीं रोक सकता था। समझ में आया? तो जो मैंने धक्का लगाया ना, पत्थर ने भी लगाया। जितना मैंने लगाया उतना ही पत्थर ने लगाया, जितना मैंने एक्शन किया उतना ही पत्थर ने मुझे रिएक्शन दिया। जितना पत्थर कर सकता था, जब तक सहनशीलता थी पत्थर में, जब नहीं कर पाया तो मेरा फोर्स ज्यादा हो गया, पत्थर रिएक्ट नहीं कर पाया और पत्थर मूव कर गया। समझ में आया? यही कॉन्सेप्ट है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। समझ में आया? ये चीज आपको याद रखनी है। और सिंपल सी बात है, कई बार ये आ जाता है, क्या एक्शन और रिएक्शन दोनों मुझ पे लगा? नहीं, मैंने एक्शन किया पत्थर पे, पत्थर ने रिएक्शन किया मुझ पे, तो एक्शन किसी और बॉडी पे हो रहा है, रिएक्शन किसी और बॉडी पे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने दीवार को धक्का दिया
तो मेरे पे ही एक्शन हो रहा है, मेरे पे ही रिएक्शन हो रहा है, या दीवार पे ही एक्शन हो रहा है, दीवार पे ही रिएक्शन हो रहा है। नहीं, मैंने दीवार को धक्का दिया, मैंने दीवार पे एक्शन किया, दीवार ने मुझे मेरे धक्के को रोका, दीवार ने मुझ पे रिएक्शन किया। तो जो एक्शन और रिएक्शन है ना, ये दो अलग बॉडीज पे होता है, इस पे भी सवाल बन सकता है। आपको ये चीज याद रखनी है बस, बाकी कुछ नहीं याद रखना। फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे तब तक स्पीड चेंज नहीं होगी। ना स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना स्पीड का डायरेक्शन चेंज होगा। नो चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ बॉडी। नो चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ बॉडी, ठीक है। दूसरा लॉ क्या बोलता है कि जो फोर्स की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के बदलने का रेट, मोमेंटम के बदलने का रेट मतलब चेंज इन मोमेंटम, मतलब मोमेंटम का बदलना। और अगर मैं रेट की बात कर रहा हूं तो आप उसको टाइम से डिवाइड करोगे। रेट मतलब कि टाइम, 1 सेकंड में कितना, 2 सेकंड में कितना, 3 सेकंड में कितना, तो उसको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। ये मेरा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ये मेरा फर्स्ट लॉ है, ये मेरा सेकंड लॉ है। और थर्ड लॉ तो बहुत आसान है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप एक्शन करोगे इस डायरेक्शन में तो आपको रिएक्शन मिलेगा बाय बॉडी बी इस डायरेक्शन में। समझ में आया? आप कुछ भी कर लो तो एक्शन के बदले रिएक्शन होता है। कभी कभी एक्शन रिएक्शन से ज्यादा हो जाता है तो मूवमेंट हो जाता है, या रिएक्शन एक्शन से ज्यादा होता है तो मूवमेंट हो जाता है। ये चीज समझ में आई? यहाँ पे हमारा मोशन का टॉपिक खत्म होता है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इससे सवाल बनने के चांसेस है। आप लोगों को अगर और कोर्सेज देखने हैं तो हमारी प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है वो हमारा काफी स्टार प्रोडक्ट है और बहुत ज्यादा लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है। इसमें 67 टेस्ट है, प्लस आप कह सकते हैं अमेजिंग पीडीएफ सॉल्यूशन है। क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, रिपीटेटिव क्वेश्चन ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपका रिवीजन होगा। ऐसी टेस्ट सीरीज अगर आपको मार्केट में मिलती है तो मुझे लगता है आपको लेनी चाहिए, कहीं भी मिले ले लो, हम तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं और सिर्फ 650 रुपए में कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका मन है करना हो ले लीजिए। यूनिट 7 का कोर्स ये जो चल रहा है यही है। यूनिट 9 का कोर्स है, मेंस की टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स की पेपर 2 की टेस्ट सीरीज है, एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी आ रही है। हम बाकी सब्जेक्ट हम बुक लॉन्च बहुत जल्दी करने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा पेस पे काम चल रहा है। लेकिन हाँ, इंस्टाग्राम पे थोड़ा थोड़ा एक्टिव रहिए, आपको डेली की न्यूज मिलेगी, क्रिएटिविटी मिलेगी। और मान के चलिएगा हम एमपीपीएससी कैटेगरी में बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे विद द मोस्ट कंसेप्चुअल टीचर एंड नॉलेज के साथ आपको पर्सनालिटी मिलेगी, वो कॉन्फिडेंस मिलेगा। मैं चाहता हूं आज के लेक्चर के बाद आप किसी से भी मुंह चला पाओ कि अरे मोमेंटम ये नहीं होता, फोर्स ये नहीं होता। आप साइंस के स्टूडेंट हो नहीं हो इट डजंट मैटर, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, लेकिन 6वीं से 10वीं तक सबने साइंस पढ़ी, हो सकता है भूल गए हो, लेकिन आप साइंस में एक भी नंबर का छोड़ के नहीं आओ, ये मेरी कोशिश रहेगी। और मैं इतने डिटेल में इतने एमसीक्यू के साथ पढ़ाऊंगा। एक गुजारिश है मेरी, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप अगर मेरी हेल्प करना चाहें तो एटलीस्ट 2 से 4 लोगों को इस कोर्स के बारे में जरूर बताएं। ये वन ऑफ द बेस्ट साइंस का कोर्स है जो मार्केट में अवेलेबल है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। ग्रेट डे।